नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं जो है आपको इस क्लास में जो है हिंदी और उसकी शिक्षण विधियों के जो है लगभग 27 क्वेश्चन करवाऊंगा। आप अपना स्कोर बताना कि आपका 27 में से कितने सही हुए। आज थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज जो है मैं थोड़ा सा जो है ट्रेवलिंग में थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं आपके लिए क्लास जरूर लेकर आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कम कर पाएंगे। बाकी जो है आप जो है पूरे 27 क्वेश्चन में से जो है किस हिसाब से जो है आपका स्कोर रहता है वो जरूर कमेंट करना। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो है पहला है आज का कि महाविनाश जो शब्द है, कौन सा शब्द है महाविनाश शब्द, उसमें कौन सा समास है। तो ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना आप, क्योंकि ये जो है एक यूनिक समास है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और आरएसएस भी बोर्ड में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो महाविनाश शब्द है उसमें कौन सा समास है। अपना उत्तर सोच के रखें, मैं आपको उत्तर बता देता हूं। इसमें है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास जो है आपका महाविनाश में है। ठीक है, महाकवि, ठीक है, महामानव, इन सब में कौन सा समास होता है? आपका तत्पुरुष समास होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गद्यांश में प्रयुक्त घोर संकट में घोर क्या है? घोर क्या हो सकता है? घोर संकट। मान लो कि गद्यांश वैसे ऊपर दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूं अगर गद्यांश आप देखना चाहते हो तो। ये देखो कि बढ़ती जनसंख्या व उपभोगी प्रवृत्ति के कारण घोर संकट में है। ठीक है, तो इस घोर संकट में जो है आपका घोर जो क्या है, तो घोर क्या बता रहा है? संकट की विशेषता बता रहा है। घोर क्या बता रहा है? संकट की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो घोर क्या है आपका? तो घोर है आपका विशेषण। इंपॉर्टेंट बनता है लेकिन इजी क्वेश्चन है। ठीक है, घोर किसकी विशेषता बता रहा है? संकट की। संकट क्या है? घोर है, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है। तो घोर क्या हो गया आपका? विशेषण हो गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर एक क्वेश्चन नंबर जो है अगला कि निम्न में से गंगा शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो गंगा शब्द इसके पर्यायवाची में देखो विष्णुपदी होता है, बिल्कुल होता है। भागीरथी होता है, बिल्कुल। नदीश्वरी भी इसका ही होता है। नदीश्वरी मतलब नदियों में सबसे महान। तो नदीश्वरी भी किसका पर्यायवाची है? गंगा का। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। जो कालिंदी है वो गंगा का क्या नहीं है? पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फिर कालिंदी किसका है? तो कालिंदी जो है आपका यमुना नदी का। किसका है? यमुना का। इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रख लेना। गंगा की कौन कौन से हो गए? विष्णुपदी, भागीरथी, नदीश्वरी, लेकिन जो कालिंदी है वो है आपका यमुना नदी का जो है पर्यायवाची। तो ध्यान रखना इसका। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से लिंग की दृष्टि से असंगत कौन सा है? मतलब एक तरफ जो है आपके लिंग की दृष्टि से जो है, मतलब तीन तो जो है स्त्रीलिंग हो सकते हैं या पुल्लिंग हो सकते हैं और एक अलग है। सबसे पहले हम बात करें बयार। किसकी बात करें? बयार। बयार का मतलब होता है वायु। बयार का मतलब क्या होता है? वायु। तो वायु या हवा होता है। ठीक है, आज वायु बहुत चल रही है। तो वायु बहुत चल रही है, आज हवा बहुत चल रही है। बयार मतलब, बयार क्या है? आपकी हवा को कहते हैं, हवा का पर्यायवाची है। तो बयार क्या हो गया? आज वायु बहुत चल रही है, आज हवा बहुत चल रही है। तो ये क्या हो गया आपका? स्त्रीलिंग हो गया। क्या हो गया? स्त्रीलिंग। छतरी, नाम से पता चल रहा है छतरी क्या हो गया आपका? स्त्रीलिंग हो गया। थकावट, आज मुझे बहुत थकावट हो रही है। आज मुझे बहुत थकावट हो रहा है, कभी नहीं होता। तो ये भी क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। तो बच्चा क्या? अनुभव। मेरे पास बहुत अनुभव है। ठीक है, तुम्हारा अनुभव कितना है? कभी ऐसे नहीं बोलता तुम्हारा अनुभव कितनी है। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। और अपने को असंगत पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, ये जो पेपर है ना इसका लेवल थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। कोई चीज आपको, कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि यार मेरे जो है नया लग रहा है मेरे को, तो वो नोट कर लेना अपने नोट्स में। ठीक है, क्योंकि 30 क्वेश्चन आने उसमें से जो है अच्छे से खासे जो कवर होंगे। मैंने बहुत सारी क्लासें आपको जो है प्रोवाइड करवा दी है। अब हम एसएसटी साइंस मैथ की तरफ, ईवीएस की तरफ जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि जो है अपन हिंदी और साइकोलॉजी बहुत कर चुके हैं। जो जल्दी आपको जो है बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं लेवल 1 और लेवल 2 के, उनकी क्लासेस मिलेंगी। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने इस छतरी पर लगभग आधे घंटे विश्राम किया, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? सबसे पहले किया मतलब गया, तो वर्तमान तो हो नहीं सकता, तो ये तो हटा दो। बचा कौन सा? आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और सामान्य भूतकाल। अब देखो इनमें भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सबसे पहले हम आसन भूतकाल की करें बात, तो इसमें लास्ट में जो है ना है आएगा। ठीक है, लास्ट में भले ही भूतकाल हो लेकिन है आएगा। कैसे आएगा? आसन भूतकाल का मतलब है जस्ट जो है ना अभी अभी पूरा हुआ हो, अभी अभी पूरा हुआ हो, अभी अभी जो कोई कार्य पूरा हुआ हो ना, उसके लिए आसन भूतकाल आता है। जैसे कि मैं हिसार से अभी आया हूं, मैं हिसार से अभी आया हूं। लग ऐसे रहा है कि मतलब
लग कैसे रहा है कि ये क्या है, आपका वर्तमान काल है, लेकिन ये क्या है, अभी आया हूं मतलब आ चुका, ये आपका आसन भूतकाल होता है, वर्तमान के जैसे दिखता है। फिर बात करें अपूर्ण भूतकाल की, जिसमें रहा था, रही थी, ये शब्द आते हैं ना, वो होता है आपका अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, जैसे मैं जो है खेल रहा था, ठीक है, राम खेल रहा था, राम आम खा रहा था, ये सारे आपके अपूर्ण भूतकाल हैं, मतलब उस टाइम चल रहा था वो चीजें। ठीक है, फिर बात आती है सामान्य भूतकाल की। सामान्य भूतकाल का मतलब है वह कार्य पहले पूरा हो चुका है, पहले ही पूरा हो चुका है, पहले ही पूरा हो चुका है, मतलब वर्तमान में नहीं हो रहा, पहले ही पूरा हो चुका है। जैसे हमने इस जो है इस छतरी पर लगभग आधे घंटे विश्राम किया, मतलब हो चुका है ये कार्य। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आसन भूतकाल, हेतु हेतुबंध भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, इनको अच्छे से पढ़ लेना। हालांकि मैं हर वीडियो में इसके जो क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। फिर है क्वेश्चन नंबर 38। 38वां क्वेश्चन आप नोट कर लेना, क्या कर लेना, नोट कर लेना, क्योंकि आपको पता है राजस्थानी भाषा जो है आपके सिलेबस में जोड़ी हुई है। तो ये राजस्थानी भाषा का ही एक जो है शब्द है, जो है देखो, निम्न में से किस राजस्थानी शब्द का हिंदी रूप बयार है। बयार का मतलब होता है हवा, ध्यान रखना कि किस जो राजस्थानी शब्द का अर्थ हवा है, नोट कर लेना। उत्तर आपको आए या नहीं आए, उत्तर इसका सी होगा, बायरी। बायरी मतलब भी हवा होता है, और भाड़, भाड़ भी मतलब क्या होती है, हवा होती है। अब बहुतों का सुना हुआ नहीं होगा, लेकिन यूनिक नाम है, और राजस्थानी शब्द कई ऐसे होते हैं जो अपन सुनते नहीं है। तो ध्यान रखना, बयार हिंदी शब्द है जिसका अर्थ हवा है। भाड़ जो है, भाड़ भी हवा सब जो है हवा का पर्यायवाची है, लेकिन राजस्थानी शब्द है। और बायरी मतलब भी होता है बंगुड़िया। बंगुड़िया आप तो जानते हो, बंगुड़िया क्या होता है, जैसे तेज गोल गोल घूम के जाता है ना हवा के टाइप, लेकिन ये जो है बयार का नहीं है। ठीक है, बंगुड़िया अलग चीज होगी, हवा अलग चीज होगी। ठीक है, ये एक हवा का जो एक चक्रवात के जैसा आता है, छोटा सा भंगुड़िया बहुत आते हैं अपने जो है राजस्थान में, तो वो होता है भंगुड़िया। तो ये नहीं होगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, नोट कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 39वां क्वेश्चन बोल रहा है, इन दरवाजों में अंधेरा रहता है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। रहता है मतलब जो है भूतकाल नहीं है, वो होता, वो बचा क्या, वर्तमान काल और वर्तमान काल। अगर बात करें अपूर्ण वर्तमान काल की, तो इसका मतलब हो गया कि कोई कार्य अब भी हो रहा है। क्या हो रहा है, अब भी हो रहा है, अब भी हो रहा है। जैसे अपूर्ण भूतकाल था, जैसे वैसे ही है, इसमें रहा है, रही है, ऐसे शब्द आते हैं, रहा है, रही है, ये अगर आ जाए ना, तो मतलब क्या हो गया, पूर्ण वर्तमान काल। लेकिन यहाँ पर रहता है मतलब जो है ये क्या हो गया आपका सामान्य वर्तमान काल हो गया। क्या हो गया, सामान्य वर्तमान काल। उत्तर क्या हो गया, ए। ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा सा आपको सीखने को मिलता है, इसलिए जो है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। और जो है आज थोड़ी सी क्लास को हम एक्सप्लेन कम कर पा रहे हैं, क्योंकि जो है थोड़ा सा टाइम लेट हो गया अपने पास। फिर देखो गद्यांश में सभा शब्द का जो प्रयुक्त हुआ वो किस वचन में हुआ है, तो देखो ऊपर चलते हैं, सभा शब्द जो है गद्यांश में कहाँ प्रयुक्त हुआ है, सभा को ढूंढते हैं, ये रहा देखो सभा, कहाँ रहा, ये रहा। तो सभा शब्द जो है कि एक वचन है, क्योंकि बहुत बहुवचन होता तो जाता सभाएं, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका एक वचन में। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर एक वचन में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 41 की, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है। आपको पता है अर्थ के आधार पर 8 भेद है। सबसे पहले हम संदेह अर्थक जो वाक्य है उसकी बात करें, तो इसमें संदेह का बोध होता है, कोई चीज पर जो शंका या संदेह होता है, तो इसमें शंका और संदेह तो हो ही नहीं रहा। इच्छार्थक में क्या होती है, किसी व्यक्ति जो है इच्छा होती है ना वो व्यक्त होती है, तो इच्छा भी व्यक्त नहीं होती। ठीक है, आज्ञार्थ में मतलब आज्ञा व्यक्त होती है। अब बात देखो संकेतार्थ की है, यही उत्तर है इसका, और नोट कर लेना। संकेतार्थक में क्या होता है, संकेतार्थक में होता है किसी शर्त का बोध। किसका होता है, किसी भी अगर शर्त का बोध हो जाए ना, कोई शर्त रख दे आपके सामने, तो समझ लेना वो संकेतार्थक वाक्य। जैसे इसमें क्या बोला, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, मतलब ये शर्त रख दी उसने कि आपने बुलाया होता ना तब हम अवश्य आते, तो ये हो गया आपका संकेतार्थक वाक्य। क्यों, क्योंकि इसमें शर्त का बोध हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना चाहिए, इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इसको जो रिवीजन के हिसाब से हमेशा क्लास लेनी चाहिए, रिवीजन मान लो कि आपका रिवीजन हो रहा है, उस हिसाब से इस क्लास को लो। फिर निम्नलिखित जो वाक्य है उसको मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। राम आया और श्याम चला गया। ठीक है, इसको मिश्र वाक्य में बदलना आपको। मिश्र वाक्य में होता है, मिश्र वाक्य किसको कहते हैं, ये रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य होते हैं जिसमें 2 वाक्य हो, कितने हो, 2 वाक्य जुड़े हो, और एक जो है ना एक वाक्य दूसरे पर निर्भर करता हो, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर करता हो, दूसरे पर निर्भर करता हो, उसको कहते हैं आप मिश्र वाक्य। तो इसमें देखो दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं, ये तो गलत हो गया। श्याम चल दिया, राम आ गया, तो इसमें वाक्य 2 हैं लेकिन एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, राम के आने पर श्याम चला गया। ठीक है, तो राम के आने पर श्याम चला गया,
तो ये भी जो है एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। फिर जैसे ही राम आया श्याम चल दिया, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे तैसे ये शब्द जो यूज होते हैं वो मिश्र वाक्य में होते हैं, तो उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर एक क्वेश्चन नंबर 43, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? हंस पद के बारे में पिछले में बता चुका। हंस पद क्या होता है? जैसे मान लो कि हमने लिख दिया जो है कुछ एक नाम लिख देता हूं, जैसे जो है कोई भी नाम लिख देता है, विद्यालय में जो है छात्र आए, विद्यालय में छात्र आए। अब अपन क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं और विद्यालय में लिखना भूल गए। लिखना तो क्या था, विद्यालय में छात्र आए, और लिख दिया विद्यालय छात्र आए। तो हम ऊपर ऐसे करते हैं ना, एक ऐसे त्रिभुज सा बनाते हैं और फिर लिख देते हैं में, है ना, त्रुटि का सुधार करते हैं ना, ऐसे में लिख दिया फिर। तो ये होता है आपका हंसपद, जो ऐसे लिखते हैं ना, ये होता है हंसपद। ये कब लगता है, जैसे मैंने लिख दिया राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, और हम जो है क्या लिख देते हैं, राम ने आम खाया लिखना था लेकिन ने भूल जाते हैं, तो ऐसे ऐसे करके हंसपद और यहाँ ने लिख देते हैं, मतलब त्रुटि सुधार रहे हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, त्रुटि विराम। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना। हंसपद का जो है, हंसपद किसको कहते हैं, ऐसे जो होता है ना त्रुटि को सुधारते हैं अपन, तो इसको कहते हैं त्रुटि विराम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्वेश्चन बोल रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे भले नेता हैं, रेखांकित वाक्यांश क्या है? तो देखो जो है ना पदबंध क्या होते हैं, जैसे संज्ञा पदबंध का मतलब हो गया संज्ञा के रूप में कोई अगर पद प्रयुक्त होता है तो संज्ञा पदबंध कहते हैं। विशेषण के रूप में अगर कोई पद जो है ना विशेषण की जगह होता है तो उसको विशेषण पदबंध कहते हैं। क्रिया विशेषण की जगह कोई पद अगर पूरा का पूरा पद जो है लिखा जाता है उसको क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। ऐसे ही सर्वनाम पदबंध होता है। तो देखो भारत के भले नेता, भारत के सबसे भले नेता, तो यहां पर जो है भारत के सबसे भले नेता, तो मतलब ये नेता भारत, ये सारे के क्या है, संज्ञा। तो यहां जो आपका हो जाएगा संज्ञा पदबंध, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विशेषण पदबंध नहीं होगा, संज्ञा पदबंध इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 45। 45वां क्वेश्चन बोल रहा है, आसारा दीवा, आसारा दीवा राजस्थानी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आसारा दीवा जो है इसका अर्थ मतलब कुछ आस रहे अपने को। आसारा दीवा मतलब आस का दीपक, तो इसका मतलब होता है अच्छे भविष्य की उम्मीद करना, मतलब एक आस है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा अपने साथ, तो होता है आसार और दीवो। तो इसका मतलब होता है अच्छे भविष्य की उम्मीद करना। फिर आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? कि बच्चे को मूल्य आधारित शिक्षा देना, बिल्कुल नहीं। बच्चे को सभी कुछ पढ़ाना, बिल्कुल नहीं। बच्चे को गणित और विज्ञान भाषा पढ़ाना, बिल्कुल नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। आज थोड़ा सा जो है आपको पेपर भी हार्ड लग सकता है और थोड़ा सा मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि पिछले 6-7 घंटे से मैं ट्रेवल करके आया हूँ, क्योंकि कल से स्कूल खुलेगी अजमेर जिले में। आज एक एक्स्ट्रा छुट्टी थी, वरना जो है बाकी जो है आज से स्कूलें खुल चुकी है। ठीक है, तो सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में जो है क्या किया जाता है, आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया जो है शिक्षक की भूमिका है कि सीखने हेतु एक अच्छा सुलभकर्ता, फैसिलिटेटर। ठीक है, इंग्लिश में आ जाए तो फैसिलिटेटर, सुलभकर्ता। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर एक क्वेश्चन नंबर 47। 47वां क्वेश्चन बोल रहा है, किस शिक्षण, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है, किस शिक्षण विधि में कल्पना शक्ति का विकास करने वाले मनोरंजक जो खेल है उनको स्थान दिया गया? तो ध्यान रखना, मनोरंजक के खेलों को दिया गया बालोद्यान विधि में। ठीक है, इसको हिंदी में जो है बालोद्यान, और वैसे कहते हैं किंडरगार्टन विधि। कौन सी विधि? किंडरगार्टन विधि। ठीक है, तो ध्यान रखना, फ्रोबेल ने दी थी। किस शिक्षण विधि में जो है कल्पना शक्ति का विकास करने वाले मनोरंजक खेलों को स्थान दिया गया है? तो बालोद्यान पद्धति, या हम कह सकते हैं किंडरगार्टन विधि। क्वेश्चन नंबर 48। 48वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है? नोट कर लेना, ये क्वेश्चन भी यूनिक है। अशुद्ध उच्चारण का कौन सा जो है कारण नहीं है? हम कुछ अशुद्ध उच्चारण करते हैं, उसका कारण कौन सा नहीं है? तो ध्वनि लोप, ध्वनि लोप हो जाती है तो बिल्कुल अशुद्ध जो है उच्चारण होता है, बिल्कुल होता है। ध्वनि विकृति, इसमें भी अशुद्ध उच्चारण होता है। शब्द लाघव की प्रकृति, इसमें भी क्या होता है, अशुद्ध उच्चारण होता है। शब्द लाघव का मतलब हो गया, जैसे अपन जो है डॉक्टर को ऐसे लिख देते हैं, डॉक्टर। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है शब्द लाघव की प्रवृत्ति होती है, ये भी अशुद्ध उच्चारण का कारण बनती है। तो कौन सा नहीं बनती? तो सुलेख विहीनता, सुलेख का जो है अशुद्ध उच्चारण से कोई लेना देना नहीं है, नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49वां क्वेश्चन बोल रहा है, बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित होता है? तो कोई छोटा बच्चा, उसका पहला शब्द निकलेगा, और मैं आज सुबह बता चुका, पहला शब्द निकलता है 10 से 13 वर्ष, जो 13 माह की आयु में। जब बच्चा 10 से 13 माह या 13 महीने का हो जाता है, लगभग 1 साल का होता है, तब जो है पहला शब्द निकलता है बच्चे के मुंह से। तो ये अमूर्त विचारों से, तो बालक छोटा होता है उसमें अमूर्त विचार तो होते ही नहीं है। समय से बिल्कुल नहीं,
जो है उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दो नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ठोस वस्तुओं से। ठोस वस्तुओं का मतलब जो सामने वस्तुएं होती हैं उनसे जो है बालक का पहला शब्द निकलता है। चाहे वो किसी को देख के बोलो, मान लो कि उसके मम्मी पापा है तो फिर भी वो शब्द बोलता है पापा, तो वो उसको देख के बोलता है। तो ये मूर्त या ठोस वस्तुएं जो उसके सामने होती है ना, उनसे जो है आपका क्या होता है, बालक का पहला शब्द निकलता है। क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है वो समवाय विधि का घोतक है। क्वेश्चन अच्छा है, नोट कर सकते हो। समवाय विधि का घोतक कौन सा है? सबसे पहला, दो भिन्न भिन्न भाषाओं के व्याकरण की तुलना करना, तो ये होती है तुलनात्मक विधि। ये मैं आपको पढ़ा चुका पहले भी। कौन सी विधि? तुलनात्मक विधि। ठीक है। उदाहरण बताकर नियम निकलवाना, ये होती है आपकी आगमन विधि। कौन सी विधि होती है? आगमन विधि। गद्य व पद रचनाओं के आधार पर व्याकरण पढ़ाना, और यही होती है समवाय विधि। नाम ध्यान रखना, समवाय यानी सम्मिलित रूप। कौन किस किस का सम्मिलित रूप? गद्य व पद का। तो गद्य व पद रचनाओं के आधार पर व्याकरण पढ़ाना कौन सी विधि होती है? समवाय विधि आती है। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। सूत्र बताकर उनकी व्याख्या करवाना, ये होती है आपकी जो है कौन सी? विश्लेषण विधि। कौन सी विधि होती है? विश्लेषण विधि। तो मेन है आपका तीसरा ऑप्शन की गद्य व पद रचनाओं के आधार पर व्याकरण पढ़ाना जो है आपकी कौन सी विधि है? समवाय विधि। क्वेश्चन नंबर 51वां क्वेश्चन बोल रहा है, शुद्ध वर्तनी पाठ पढ़ाते समय शिक्षक क्या अपेक्षित व्यवहार करता है? एक शुद्ध वर्तनी पाठ पढ़ा रहा है कोई शिक्षक की। शुद्ध वर्तनी मतलब कि आप जो है हिंदी में जो मतलब कोई शब्द है उसमें जो है लिखने में जो है अशुद्धि ना करो। तो उसके लिए क्या आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्ट याद रख लेना। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी, केवल शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द ही बताएं। अपन जो थोड़ा कंफ्यूज किसमें हो सकता है कि पहले अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताएं, तत्पश्चात उसको शुद्ध रूप बताएं, तो ये गलत हो जाता है। गलत कैसे हो जाता है कि बालक को जो है फिर अशुद्ध भी याद हो जाता है। लेकिन आपको हमेशा क्या करना है, केवल शुद्ध वर्तनी का जो शब्द है उसको ही बताना है, ताकि बच्चे में किसी भी प्रकार का क्या नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52वां क्वेश्चन है। ये भी नोट करने जैसा, शिक्षण विधियों के बेस्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये जो है आप जो है छोड़ देते हैं कि हार्ड समझ के, लेकिन कई बार क्वेश्चन ही ऐसे आ जाते हैं कि एक शिक्षक कवि जो है कक्षा में कविता का वाचन पाठ का आयोजन कर रहा है। कविता का वाचन पाठ का मतलब जोर जोर से कविताएं जो है पढ़कर बता रहा है। तो वापस देखो, एक शिक्षक कक्षा में कविता के वाचन पाठ का आयोजन कर रहा है, वह किस प्रकार के भाषाई कौशल का विकास का उपाय कर रहा है? वापस सुनो, एक शिक्षक कक्षा में कविता के वाचन पाठ का आयोजन कर रहा है, मतलब जोर जोर से कविता बता रहा है पढ़ पढ़ कर, तो वह किस प्रकार के भाषाई कौशल के विकास का उपाय कर रहा है? तो देखो, जोर जोर से वाचन करना मतलब अभिव्यक्त करना। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यक्ति की जो है अभिव्यक्ति कौशल है उसका विकास कर रहा है वो। ठीक है, बोलने का तरीका होता है अभिव्यक्ति, मतलब कोई चीज को अभिव्यक्त करना, बोलने का तरीका। फिर है वर्णमाला पढ़ना और वर्णमाला लिखना, कौन सा कार्य पहले करवाया जाता है? तो हमेशा ध्यान रखना, पहले वर्णमाला पढ़ना करवाना चाहिए। ठीक है, अपन क्या करते हैं, छोटे बच्चे को डायरेक्ट लिख देते हैं कि यह क्या है, कैसे कबूतर, जबकि उल्टा होना चाहिए। ये मनोवैज्ञानिक सत्य है और शिक्षण विधियों में जो है इंपॉर्टेंट भी बनता है। क्या इंपॉर्टेंट बनता है कि कोई भी बालक है ना, उसको पहले आपको वर्णमाला पढ़ना सिखाना चाहिए। क्या? वर्णमाला लिखने से पहले वर्णमाला पढ़ना सिखाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लें। फिर एक क्वेश्चन नंबर 54वां क्वेश्चन बोल रहा है कि शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है क्या कहलाती है? कुल मिलाकर जो शिक्षण की नवाचार विधि है, ध्यान रखना, ये जो हर्बटीय विधि, आगमन विधि है, ये पुरानी विधियां है। शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं के सीखने की गति से सीखता है, नोट कर लेना, जिसमें छात्र अपने स्वयं की सीखने की गति से सीखता है उसको कहते हैं अभिकर्मित अनुदेशन। ठीक है, अभिकर्मित अनुदेशन में छात्र जो होता है वो स्वयं के सीखने की गति से, यानी कि इसको कहते हैं स्व गति से सीखता है। किस गति से? एक मिनट, किससे? स्व गति से सीखता है। स्व गति से सीखना, स्व गति का सिद्धांत होता है अभिकर्मित अनुदेशन में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। फिर जो आपका क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहला, पाठ्य पुस्तक का प्रस्तुतिकरण सरल से जटिल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मतलब पहले सरल चीजें होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे जटिल की ओर जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। फिर मुद्रण पाठ्य पुस्तक का रूपात्मक पक्ष है। रूपात्मक का मतलब उसका जो स्वरूप होता है उसके रिलेटेड होता है मुद्रण। तो बिल्कुल सही होता है कि कैसा मुद्रण किया गया, रंगीन पृष्ठ है या नहीं है, तो ये रूपात्मक पक्ष है बिल्कुल। फिर पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, तो ये गलत है। अपने को असत्य पूछा था, उत्तर हो गया सी। पाठ्य पुस्तक जो होती है ना, किताब, वो साध्य नहीं साधन होती है। क्या होती है? साधन। और ये मैं शिक्षण विधि वाले जो क्लास है उसमें बता चुका, पाठ्य पुस्तक साधन है, साध्य नहीं है। फिर पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है, ये देखो बिल्कुल प्रमुख साधन है। तो उत्तर क्या हो गया? असत्य, और सत्य था ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 56।
56वां क्वेश्चन हो रहा है हिंदी भाषा की वर्तमान परीक्षा प्रणाली का दोष क्या है। हिंदी भाषा की जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है उसके दोष पूछे हैं। अनेक भाषिक तत्वों के परीक्षण की उपेक्षा, बिल्कुल जो है ज्यादा भाषिक तत्व है उनके परीक्षण की उपेक्षा करते हैं, उनको जो है हम शामिल नहीं करते, तो बिल्कुल सही है। फिर साहित्यिक सौंदर्य तत्वों के बोध, अनुभूति व अभिरुचि के परीक्षण की उपेक्षा, उपेक्षा मतलब उनको भी जो है अलग कर रहे हैं, बिल्कुल जो साहित्यिक सौंदर्य तत्व है, अनुभूति है, अभिरुचि है, उनको भी हम उपेक्षा कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उनका निरादर कर रहे हैं। फिर विषय वस्तु पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है, बिल्कुल सिर्फ कोर्स पूरा करवाने की बात हो रही है, हिंदी को अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा, तो उपयुक्त सभी जो है इसके दोष हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 57वां क्वेश्चन वैसे थोड़ा बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन है, आ भी सकता है लेकिन कम चांस है कि यह कथन किसने कहा कि उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदतें पढ़ने व अच्छी आदतें नहीं होने का पर प्रदान किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदतें पढ़ने व अच्छी आदतें नहीं होने पर प्रदान किया जाता है, यह कथन किसने कहा। ध्यान रखना, गुल्मी, मायर व ब्लोयर ने कहा। गुल्मी, मायर्स व ब्लोयर ने कहा कि उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदतें पढ़ने व अच्छी आदतें नहीं होने पर प्रदान किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 58वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जांच पत्र कई बार दिए जाने पर भी फल में एक रूपता बनी रहे तो यह परीक्षण का कौन सा गुण है। मतलब एक पेपर है उसको कई बार देने पर भी जो है फल में एक रूपता बनी रहे तो यह परीक्षण का कौन सा गुण है। तो यह आपका विश्वसनीयता। वैधता क्या होती है कि जिस भी चीज के लिए, मतलब परीक्षण जिस चीज के लिए बनाया गया है, परीक्षण जो है जिस चीज के लिए बनाया गया है उसके लिए लागू होता है, तो उसको कहते हैं आपका परीक्षण। वस्तुनिष्ठता होती है कि एक से भी अधिक, ठीक है, एक से भी अधिक अगर जो है जांच करता आ जाए फिर भी जो है कोई भी किसी भी प्रकार का जो है रिजल्ट में जो है कोई भी चेंज ना हो तो उसको कहते हैं वस्तुनिष्ठता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा एक प्रत्याविज्ञान प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है। प्रत्याविज्ञान का मतलब होता है जो है देखकर जो है याद करना, देखकर जो है याद करना, देखकर याद करना। इस प्रकार का प्रश्न कौन सा नहीं है। तो मिलान प्रश्न, तो देखो मिलान प्रश्न में जो आपको पता है एक तरफ 4 दिए होते हैं दूसरी तरफ 4, तो देखकर याद कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो। फिर एकांतर अनुक्रिया, सत्य असत्य, तो सत्य असत्य भी क्या प्रत्याविज्ञान प्रकार का देखकर या फिर जो है आप याद करके इसका उत्तर दे सकते हो। रिक्त स्थान पूर्ति के उत्तर आपको वहां नहीं दिए होते। कुल मिला के जो है ना प्रत्याविज्ञान प्रकार के उत्तर वो होते हैं जिसका जो है उत्तर पेपर में ही हो, जिसका उत्तर क्या हो, उत्तर प्रश्न पत्र में ही हो। उत्तर कहां पर हो, प्रश्न पत्र में ही हो, ठीक है, उत्तर कहां पर हो, प्रश्न पत्र में हो। तो मिलान प्रश्नों का उत्तर प्रश्न पत्र में होता है। एकांतर अनुक्रिया यानी एकांतर अनुक्रिया मतलब सत्य असत्य का भी कहां पर होता है, पेपर में। सादृश्य अनुभव, इसका भी सादृश्य अनुभव मतलब जैसे रीजनिंग में होते हैं ना कि सादृश्य छांटिए 3 एक जैसे होते हैं, तो उनका भी पेपर में होता है। तो रिक्त स्थान पूर्ति होती है ना, इनका जो है पेपर में होना जरूरी नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वैसे प्रत्याविज्ञान प्रकार का मतलब होता है देखकर याद करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से कौन सी शैक्षिक निदान की जो प्रक्रिया है, निदान की प्रक्रिया मतलब जो है अधिगम जो अधिगम कठिनाइयों का कारणों का पता लगाना। अधिगम कठिनाई जो होती है ना, अधिगम कठिनाई, उसके कारणों का पता लगाना, कारणों का पता लगाना। तो बोला कि निम्न में से कौन सा जो शैक्षिक निदान की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। ये जो है क्वेश्चन आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर हो जाएगा इसका शिक्षण विधि का चयन। शिक्षण विधि का चयन निदान की प्रक्रिया में नहीं होता, इसमें छात्रों का चयन होता है, विषय वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र का चयन होता है जहां पर प्रॉब्लम है, और कठिनाई स्थलों का अन्वेषण यानी कि जांच होती है। तो ये भी सही है, तो उत्तर हो जाएगा शिक्षण विधि का चयन। ये आज का पेपर थोड़ा हार्ड था और थोड़ा जो है अपन भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बाकी आज कल से वापस वही जो है ले वापस पकड़ेंगे अपन। चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें आप, और जो भी नए उनको भी सब्सक्राइब करें। सब्जेक्ट की क्लासें भी जल्द आपके 1-2 दिन में शुरू होने वाली है, और 1 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा अपन जल्द से जल्द पाएं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।